नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मेघालय में हनीमून के दौरान मर्डर की हेट स्टोरी, जिसमें एक पत्नी ने पति को मारने की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। राजा हत्याकांड में मास्टरमाइंड सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में सोनम ने माना कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही इस साजिश को अंजाम दिया था। कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब सोनम का सामना एसआईटी के सवालों से होगा। एसआईटी सोनम से हत्याकांड को लेकर सवाल करेगी। पुलिस के मुताबिक पुख्ता सबूतों के साथ सोनम और राज कुशवाहा का आमना सामना कराया, जिसके बाद सोनम के पास छुपाने को कुछ नहीं बचा। खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और सबूत सामने रखे गए। पुलिस ने इन सबूतों के बारे में जब सोनम से सवाल किया तो मौन हो गई, लेकिन इसके बाद सोनम ने सभी सबूतों को देखते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम ने कबूल किया कि उसने 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। मेघालय से सोनम लगातार अपने प्रेमी राज को अपने लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती रही। वो बताती रही कि अब ये लोग कहां पहुंचे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। अब पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सोनम समेत आरोपियों को उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। सोनम समेत सभी आरोपियों से अकेले और साथ में बिठाकर पूछताछ कर हत्या की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जुर्म कबूल करने के अलावा अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे हत्या के बाद सोनम 17 दिन कहां थी, किसके साथ थी, उसके ये खौफनाक प्लानिंग क्यों रची गई और इस हत्या के और कौन कौन शामिल लोग हैं, और ऐसे में क्या हत्या की प्लानिंग राज ने की थी या सोनम ने। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी हत्या के पीछे मकसद क्या रहा और इस हत्या में क्या कोई और भी शामिल है। एक छठे नाम की जो एंट्री की बात कही जा रही है वो कहाँ पर है, किस तरह से सोनम की मदद की जा रही थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब एसआईटी पता लगाने की कोशिश करेगी। और ये तस्वीर है उन चारों आरोपियों की रिमांड पर लेने के बाद। ये थाने में बैठे हुए हैं और जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, ये 4 वही आरोपी हैं जो कि राजा हत्याकांड में शामिल रहे हैं। सोनम का साथ इन्हीं चारों ने दिया है और ऐसे में अब इनसे आगे की पूछताछ पुलिस करेगी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थाने की तस्वीर है जहां पर ये चारों आरोपी जमीन पर बैठे हुए हैं और अब आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। पूछताछ की जाएगी आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या ये पहले से ही प्री प्लान थी या यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि राज इसके पीछे है, क्या वो मास्टरमाइंड है, या राज की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सोनम ने ही इस पूरी प्लानिंग की साजिश रची थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और एडवोकेट शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला होता हुआ दिख रहा है और खुलासे परत दर परत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आशीष, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, इसमें एक छठा नाम भी है, यानी हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ नया इवेंट जुड़ जाता है। यानी ये मानिए ये जो केस है वो कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि सब कुछ कबूल कर लिया गया है, जुर्म कबूल कर लिया गया है, आरोपी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कड़ी है जो मिसिंग है। देखिए गीतू, अब सबसे अहम बात यह है कि सोनम ये कह रही है, जो सूत्रों से पता चला है, कि राज कुशवाहा ने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया। राज कुशवाहा ये कह रहा है कि सोनम जो है वो असली मास्टरमाइंड है। दोनों के बीच में जो टकरार है वो साफ नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि क्या इस पूरे कहानी के पीछे कोई ऐसा शख्स था जिसके लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, या वही शख्स जो था वो मददगार था। बहरहाल जो 8 दिनों की पूछताछ अभी होने वाली है उसकी एक रूपरेखा दर्शकों को बता दें कि किन पॉइंट्स पर पूछताछ होगी। पहली पूछताछ ये होगी कि शुरुआत में इनको अलग अलग बैठाकर पूछताछ होगी, सोनम को, राज को, विशाल को, आकाश को। दूसरी जो उसका चरण होगा वो पूछताछ के दौरान जो बयान होंगे उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, यानी सोनम जो बयान देती है, राज जो बयान देते हैं, विशाल जो बयान देते हैं। तीसरी अहम बात ये होती है कि अगर इन बयानों को रिकॉर्ड करने के दौरान
कहीं कोई कंट्राडिक्ट आता है या फिर किसी बिंदु पर मेल नहीं खाते इन बयानों को, तो उनको अलग से पॉइंट में नोट किया जाएगा। चौथे सबसे अहम बात कि अगर ये लगता है कि कुछ बयान कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, यानी सोनम कुछ और बोल रही है या विशाल कुछ और बोल रहा है, तो फिर इनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। छठी अहम बात कि आरोपी ये सोनम के पास कुल 4 मोबाइल फोन थे। अभी तक केवल 1 मोबाइल फोन रिकवर हुआ है। जांच एजेंसी ये बता रही थी कि 3 मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो वो 3 मोबाइल फोन को कहां डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। सातवीं अहम बात, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है, पुलिस के सामने ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बचना चाहते हैं, और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का मतलब ये है कि जो प्रेम की कहानी दिखाई जा रही है, बतलाई जा रही है, समझाई जा रही है, वो प्रेम है नहीं। इसका मतलब कोई एक शख्स है जो अभी भी पर्दे के पीछे है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, चीजें जो है गीतू वो निकल कर सामने आएंगी। बिल्कुल, और हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संदीप दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और शेखर जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें लगातार यही बात सामने आ रही है कि जब दोनों से पूछताछ की जाती है, यानी कि राज और यहाँ पर सोनम से पूछताछ की जा रही है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड सोनम है। वहीं राज जिस तरह से बात कह रहा है, तो सोनम कह रही है कि राज ने ये पूरी प्लानिंग रची थी। आखिर ये खेल हो क्या रहा है? क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी है जिसने इस पूरी साजिश को रचा था? और सामने जो किरदार दिख रहे हैं वो हमें राज दिख रहा है या सोनम दिख रही है? क्या कहते हैं? गीतू जी, बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जैसा बताया गया कि इन्होंने अपने प्रेम के लिए राजा रघुवंशी की हत्या करी। ये कैसा प्रेम है कि आज अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का नाम लिए जा रहे हैं? तो इस मामले में जो अब तक जो खुलासे हुए हैं, इसमें करा तो इन चारों लोगों ने है, इन पांचों लोगों ने। एक और महिला जो शायद सोनम की सहेली है, उसके भी संपर्क में वो थी। अभी मुझे ये नहीं पता उसे हिरासत में लिया गया है या सिर्फ पूछताछ हो रही है। तो उसी ने जानकारी दी कि राज कुशवाहा अरेस्ट हो चुका है। तो कहानी में मुख्य किरदार तो ये दोनों ही हैं। मुझे इनके अलावा कोई और शख्स जो मास्टरमाइंड हो उसकी कोई संभावना नहीं लग रही। हाँ, ये जरूर है कि किसी ने सहयोग जरूर करा होगा, लेकिन मुख्य मास्टरमाइंड ये दोनों ही है, राज कुशवाहा और सोनम जी। अब ये एक दूसरे पर ठीकरा जो फोड़ रहे हैं, वो सिर्फ इनका अपना स्वार्थ है, अपने बचने की कोशिश है। और इसमें प्रेम तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रेम का हवाला देकर यहाँ पर राजा की हत्या कर दी गई, वो कहीं नहीं दिख रहा है संदीप जी। और वाकई ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि किसी भी हत्या के पीछे होता है मोटिव। आखिर आपका मकसद क्या है? अगर एक दूसरे को पाना मकसद है, तो सच्चाई तो सामने आ चुकी है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो प्यार तो कहीं है ही नहीं। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों है? पुलिस क्या अब इस बात को भी तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर मकसद क्या था? अगर यहाँ पर सोनम को राजा से पीछा छुड़ाना था, तो उससे डिवोर्स ले सकती थी। बहुत रास्ते हैं अलग होने के, सिर्फ मौत का रास्ता ही क्यों चुना गया? हत्या का रास्ता क्यों चुनाया गया? गीतू जी, मैं आशीष जी के बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये घटना जो है शादी जैसे संस्थान को कलंकित करती है और कड़ा दंड नहीं दिया गया तो इसका जो सामाजिक संदेश है वो बहुत गलत जाए। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसको कैसे बनाया जाए, कैसे प्रूव किया जाए, कैसे साक्ष्य इकट्ठा किया जाए, क्योंकि शादी, विश्वास और जीवन साथी के मूल्यों का ये सीधे सीधे उल्लंघन है। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय मानक है उसके अनुसार क्रूरता भी है, विश्वासघात भी है और समाज पर इसका काफी गंभीर असर पड़ा है। तो सभी बिंदुओं को पर ये केस उपयुक्त है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है जिन्होंने ये जांच को स्टार्ट किया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो मुलजिम उनके पकड़ में है, तो उनके पास सबसे अब जो समय है वो समय काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है तो सारे साथ जुटाए जाए, कड़िया जोड़ी जाए और इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनाया जाए और समाज के सामने ऐसा नजीर पेश किया जाए कि दोबारा ऐसी घटना या सोचने की विवृत्ति लोगों के मन में ना आए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आईयू है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस दिशा में ये केस आगे बढ़ भी चुका है।
बिल्कुल। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि अब पुलिस क्या कुछ इसमें से निकाल कर सामने लेकर आती है, क्योंकि ये वाकई ऐसा केस बनता जा रहा है जिसमें एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है और ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था सोनम के लिए अगर उसे अपने प्यार को पाना ही था। लेकिन यहाँ पर परिवार का हवाला भी देखिए, आशीष सोनम देती हुई नजर आई। परिवार की इतना चिंता थी तो क्या कभी राजा के परिवार की चिंता नहीं हुई? उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी जो बिलख बिलख कर रो रही है? और इतना बड़ा धोखा, और सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से मंगल दोष की बात भी कही जा रही है, क्या ऐसा लगता है इस सोच को एक तरह से माना जाए कि इस तरह की सोच रखती होगी सोनम कि मंगल दोष है तो किसी व्यक्ति को खत्म कर दो, उसके बाद आपका ये दोष जाएगा? क्या थियरीज हैं ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोनम इन सारी चीजों को मानती होगी। देखिए, इस पूरे अगर केस को देखें तो इसमें दो चीजें आपको निकल कर आती हैं। एक प्यार की भूमिका आती है और दूसरा पैसे की आती है। राजा रघुवंशी पैसे वाला था, इसमें नो डाउट, और सोनम के परिवार से ज्यादा अमीर था, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं। अगर राजा रघुवंशी मरता है तो फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो विधवा होने के नाते इनके नाम पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो प्लानिंग थी ये सोनम की पहले से थी, और मुझे लगता है कि सोनम ने अपने प्यार को लेकर हो सकता है घर में बात की हो। मैं यहां पर शेखर जी की बात से थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। मैं डिफर इसलिए शेखर जी की बात से करना चाहूंगा कि इसमें हो सकता है कि राज जो है वो महज एक मोहरा आने वाले समय में साबित हो जिसका इस्तेमाल सोनम ने किया हो। जी शेखर जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई सारे केसेस देखे हैं। कई सारे केसेस में जब प्रेमी और प्रेमिका मिलकर हत्या करते हैं तो दोनों एक पिच पर होते हैं। जितने भी केसेस अभी तक मैंने देखे हैं, कभी मैंने अदालत में यह नहीं देखा कि दोनों डिफरेंट पेजेस पे चले गए हैं या दूसरा रास्ता चूज कर लिया हो। लेकिन यहां पर शुरुआत से ही एक दूसरे पर आरोप लगाना ये बात बताता है कि प्रेम नहीं था। ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बच नहीं सकते। लेकिन यहां पर ये सीधा कह देना कि नहीं राज ने किया, राज ये कह रहा है, सोनम कह रही है, तो इसका मतलब प्रेम तो नहीं है। प्रेम अगर नहीं है तो इसका मतलब पैसा है, पैसे का लालच दिया गया है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके लिए सोनम ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो और राज और उसके साथियों को महज मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट शेखर कुमार तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही साथ एडवोकेट रेखा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी MPCG हेड मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मुक्ता का रुख करना चाहूँगी। मुक्ता, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट अभी आपको मिल पा रहा है सोनम केस से जुड़ा हुआ? अगर हम बात करते हैं इंदौर की तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे ये पता चल पाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक और महिला इसके साथ हो सकती है, यानी सोनम की जो मददगार है एक महिला का नाम सामने आ रहा है जिसका पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसी ने राज के बारे में बताया था कि राज को भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो क्या जानकारी उसको लेकर मिल पाई है अभी? जी देखिए, अभी तो साफ नहीं हुआ है। ये जो है ज्योतिष उन्होंने इशारा किया है कि दो महिला दिख रही हैं, लेकिन जब हमने पुलिस से बात करने की, इंदौर क्राइम ब्रांच में बात करने की कोशिश की तो उनका लगातार ये कहना था कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा का पूरा जो है मेघालय पुलिस कर रही है और इंदौर की जो पुलिस है वो उनको पूरी तरह से असिस्ट कर रही है। तो जो भी एविडेंसेस हैं वो मेघालय पुलिस के पास हैं। सारा जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो अभी वहीं की पुलिस निकाल रही है। इंदौर पुलिस उनको मदद कर रही है, असिस्ट कर रही है। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद, अब चूंकि जो कहा जा रहा है कि सोनम ने कबूल कर लिया है कि हाँ उसने, जब आमना सामना कराया गया सोनम और राज का वीडियो कॉल के थ्रू, तो रोने लगी और उसने मान लिया कि हाँ उसने जो है ये हत्या कराई है। और अब जो बात निकल के आ रही है, सामने आ रही है कि मेघालय पुलिस, चूंकि इंदौर जो है वहां पे प्लानिंग हुई थी पूरी क्राइम की, शादी के कुछ दिन और 3-4 दिन के बाद ही सोनम ने मीटिंग की थी कैफे में राज और वो 3 उसके दोस्तों के साथ, और पूरी प्लानिंग की थी, एडवांस भी पैसा दिया था। तो अब मेघालय पुलिस जो है सोनम को लेकर इंदौर आएगी। अब कब आएगी ये अब देखना होगा, समझना होगा। बहुत दिलचस्प होगा जब सोनम को लेकर वो मेघालय पुलिस इंदौर पहुंचेगी और सारे जगह उसको ले जाएगी जहां पे उसने प्लानिंग की थी। देखिए, अगर हम इंदौर की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था इंदौर में एक एकजुटता देखी थी,
राजा और सोनम को लेकर, जिस तरह से जब से वो गायब हुए, उसके बाद जब राजा का शव मिला और उसके बाद फिर जो सोनम लापता थी, एकजुटता दिखाई थी इंदौर के लोगों ने। अब वही आहत, अब वो बहुत आहत है, क्योंकि लगातार सारी जनता जो थी वो चिंतित थी कि सोनम और राज कहाँ गए, कैसे लापता हो गए, किसने किडनैप कर लिया सोनम को। अब जब सोनम निकल के आ रही है, मास्टरमाइंड समझ आ रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, तो इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत एक आहत वाला जो एक फीलिंग हम कह सकते हैं, चीटेड वाली जो फीलिंग है यहाँ के लोगों के बीच में है। और अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत इस मामले में दिलचस्पी ली थी, लगातार चिंता व्यक्त की थी। सांसद शंकर लालवानी शिलोंग भी गए थे जब तक राजा मिला नहीं था। तो कल कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि देखिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, साथ में संस्कार भी दीजिए अपने बच्चों को, नहीं तो आगे चल के बच्चे सोनम जैसे बन जाएंगे। यानी वो भी कितने आहत है, क्योंकि उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया था। और अब अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की, तो लगातार उन्होंने भी ट्वीट किया था और चिंता जताई थी, और केंद्रीय गृह मंत्री से लेटर लिख के सीबीआई जांच की बात उन्होंने भी जो है वो दोहराई थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत आहत है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इस पूरे मामले में बहुत इन्वॉल्व हो गया था, इमोशनली या पर्सनली इन्वॉल्व हो गया था। हर सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। अब सबके सब जो हैं एक तरह से आहत महसूस कर रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है सबको। जी बिल्कुल। और एक तरह से देखिए, सोनम के प्रति नफरत उमड़ रही है लोगों के दिलों में, क्योंकि चिंता थी पिछले 17 दिनों से सोनम कहाँ है। लोगों को लग रहा था कहीं किडनैप तो नहीं हो गई है सोनम। सोनम की जितनी चिंता की जा रही थी, आज उतना ही गुस्सा लोगों के बीच साफ देखा जा सकता है। एडवोकेट रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी। रेखा जी, ये देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे घर से आती है, और राजा से अगर वो अलग होना चाहती तो इतना मुश्किल नहीं था, डिवोर्स ले सकती थी, कोई उसमें ऐसे दिक्कतें नहीं थी कि उसे लग रहा था कि मुसीबतें हो जाएंगी उसके लिए कुछ भी। लेकिन उसने ये रास्ता ना चुनकर राजा की हत्या करवा दी। क्या आपको इसके पीछे का मोटिव लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर उसे अलग होना था तो डिवोर्स एक सबसे बड़ा समाधान था, लेकिन अगर हत्या करवाई जाती है तो क्या इसमें पैसे का खेल भी दिख रहा है? क्या वजह ये भी हो सकती है कि हत्या के बाद पति की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सोनम के नाम हो जाती, और सोनम शायद यही चाहती थी? हाँ जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। सोनम का जो मोटिव था वो पहले से इसका प्लान होगा, ये आज का उसका अप्रोक्स प्लान इसका बहुत हो सकता है, ईयरली प्लान हो, मंथली प्लान हो। ये प्लान इतनी छोटी नहीं थी, इसने सारी बातें सोचा कि मैं उसका मर्डर करा दूं, प्लान सहित उसको ये करा दूं। लेकिन ये भी इसका मास्टरमाइंड थी, एक क्रिमिनल इसका मेंटलिटी थी। जिस तरह से डिबेट पर हम लोग बात कर रहे हैं सोनम को लेकर, तो सोनम को ये भी पता था ये एक साइको टाइप के क्रिमिनल होते हैं, इन्हें अपना बिल्कुल भी डर नहीं होता है। और इस टाइप के जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस जो हो रहे हैं, उन्हें पता है कि मुस्कान का मेरठ में जो केस हुआ था उसके साथ ऐसा हुआ, अतुल सुभाष का जो केस हुआ था, हैंग किया, उसके साथ ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं इन अक्यूज्ड को डर तो खत्म हो गया जुरिडिक्शन से, न्यायपालिका से डर नहीं है कि हमें सजा नहीं मिलेगा। हो सकता है हमने ये मास्टरमाइंड प्लान कराया, तो हो सकता है हमें फांसी की सजा ना मिलकर लाइफ टाइम का ही कारावास ही मिल जाए। तो उसमें क्या है कि बेल भी हमारा जुरिडिक्शन, मैं कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल, इतना ये लचीलापन हो गया कि इन लोगों को, आप देखो कि इसमें जो अतुल सुभाष की वाइफ है उसको भी बच्चे के कस्टडी, बच्चे को लेकर उसको इसी तरीके से बेल मिल गया। और भी बहुत सारे केसेस है, मैंने भी बहुत सारे केसेस किए। एक बच्ची को मैं नहीं बचा पाई, उसके केस देखा मैंने, बच्ची को उसके माता पिता ही मार दिए, और वो बड़े इजी तरीका से अभी कोर्ट से बच रहा है। जब तक बच रहा है, इनकी एक अलग से ही माइंड होती है, इनकी अलग सी एक दुनिया होती है। मैं ये आपको बताऊं, प्रशासन कोर्ट से जरा भी डर नहीं कि हमें तो एविडेंस मिटा दिया, हमने तो ये ग्रुप गैंग मर्डर करवाया है ना, हमने ये तो इसका यही मोटिव था कि ग्रुप गैंग मर्डर मैंने करवाया है। अभी इसकी एक फ्रेंड शिवानी आ रही है तो उसने बोला ये नहीं, हर कोई इसके बचाव पक्ष में बोल रहा है। और ये बहुत ही जघन्य अपराध है,
इसने इस तरीके का अपराध किया है, बिल्कुल ही सोच समझ के किया होगा बिल्कुल। कि जिन लोगों ने अपराध किया है, जो चारों अपराधी अक्यूज को कोर्ट में कल पेश की गई शिलोंग सेशन कोर्ट में, तो पुलिस ने उसको रिमांड पर 10 डेज का रिमांड मांगा है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी मैम, तो इसमें इसका इंदौर से लेके, मेघालय से लेके, यूपी से लेके, आप ये देखो ना कि सारा सिस्टम जो जुरिडिक्शन है उथल पुथल है। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, कोर्ट में कहीं पेशी और हो रही है, सिलेंडर कहीं और से कर रही है, उसको राजा को कहीं और लेके गई है। इसके जो प्लान है, आज तक जितने भी मैंने क्रिमिनल ऑफेंस और मर्डर केसेस देखे, ये बिल्कुल इसने हटके किया है। बिल्कुल आपको बोले कि इसने सीरीज को भी पार कर दिया है। जो टेलीविजन पर सीरीज हम दिखाते हैं क्राइम का, उसको भी इसने पार कर दिया। अब एसआईटी की पूछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, हर जगह सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और बहुत ही बारीकी की। अभी भी इसको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मुझे तो फांसी तो हो सकता है मिले ना, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या होगा, कस्टडी मिलेगा। कस्टडी मिलेगा तो मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, मैं बोल रही हूं कि एक अधिवक्ता का क्या काम होता है, विक्टिम को भी बचाना और अक्यूज्ड पक्ष को भी बचाना। वो पूरी कोशिश करता है। तो कोई ना कोई ऐसा जजमेंट होगा, जो डिक्री हो जाएगा तो स्टे मिल जाएगा। ये सेम अतुल सुभाष का जो हैंग किया, जो 3-4 मर्डर का मैंने देखा है, निर्भया का देखा, इसका लंबा चला, अपराधियों का इजी तरीके से बेल मिल जा रहा। तो ये मोटिव इसका यही रहा है। और ये जितने भी मैं केसों का डिस्कशन कर रही हूँ, इन केसों के डिस्कशन पर इसने बहुत बड़ा, लार्ज तरीके से इसने बहुत बड़ा प्लान बनाया। मंगलसूत्र मिलना, अभी इसका मंगलसूत्र मिलना, बहुत सारे सबूत है। लेकिन इसको मैम कहीं ना कहीं एक बात जरूर है जो इसको डिमोटिवेट कर रहा है कि मैं अगर कितने भी मेरे एविडेंस, साक्ष्य मिले, तो फांसी तो मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फांसी हो सकता है मुझे कारागार कस्टडी मिल जाए। जिन लोगों को जब तक पुलिस पहुंचेगी, करेगी, एक लार्ज समय लगेगा, ये लगेगा। तो इस कारण से ऐसे लोगों की मेंटेलिटी होती है और इस क्राइम को बड़े ही बारीकी, यानी आप कह रही हैं कानून का डर नहीं होता है, बेखौफ होते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों की सजा हो जाएगी, लेकिन इनका जो मोटिव है, जो मकसद है, वो तो पूरा हो रहा है। शेखर जी, यहाँ पर देखिए, जब 17 दिनों के बाद सोनम मिलती है तो उसकी एक तस्वीर सामने आती है जिसमें वो ऐसा लगता है बेसुध है, ऐसा लगता है शॉक्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर सिर्फ ये जताने की कोशिश की जा रही है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो एक साइको के तौर पर ली जाए? क्योंकि देखिए, उसका भी प्रावधान हमारे कानून में है, कहीं ना कहीं वो भी एक आरोपी को बचाने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, विषक्त है, या फिर इस तरह का साइको किलर है, तो उसका जो न्याय प्रक्रिया है वो कुछ अलग होती है। क्या कहेंगे सर? सर अनम्यूट कर लीजिए शेखर जी। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है शेखर जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे हम, और यही मेरा सवाल जो है मैं संदीप जी से ले लेती हूँ। संदीप जी, क्या कहेंगे सर, क्या ये भी एक प्रक्रिया हो सकती? ठीक है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शेखर जी बोलिए। अभी आ रही है आवाज आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लुनाटिक लोगों को लेके जो प्रोविजंस होते हैं, उसमें ये कहीं से कहीं तक फॉल नहीं कर रही है। और ये सिर्फ इसका एक नाटक है जी, कि इस तरीके की शक्ल बनाना कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और इससे ये बचने वाली नहीं है। लेकिन इसमें एक और मानवीय पहलू है कि सोनम जैसे लोग अपने लालच के लिए किसी व्यक्ति की जब जान ले सकते हैं। सर, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, और अभी मैं जरा संदीप जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोनम ने जो अपनी एक छवि दिखाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं उसने दिखाया है कि उसे पछतावा हो रहा है। एक सिंपैथी भी यहाँ पर वो लोगों की लेने की कोशिश कर रही थी, और अब जिस तरह से उसने पूरा आरोप अपने प्रेमी राज पर डाल दिया है, तो ये मानिए कुछ लोग तो जरूर होंगे जो कहेंगे कि हाँ, राज ने सब कुछ करवाया होगा और अब वो बदल रहा है। यानी कुल मिलाकर जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे थे वो बट चुके हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि दो पक्ष होते हैं। एक अभियोजन पक्ष होता है, जो सरकार है वो तो चाहेगी कि प्रॉपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में ये आए मैटर। दूसरा ये है कि जो बचाव पक्ष के लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि जो वो
उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, वो कुछ तरह से पागल। लेकिन इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम मिस कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे बच्चे कोई इनके पूर्व अपराध के कोई ऐसा डाटा नहीं मिला है कि ये पहले भी अपराधी रहे हैं। तो नए बच्चों ने ये अपराध किया और इनकी उम्र देखिए तो 20 से 25 वर्ष के बीच है। तो ये जो भी अपराध है, इनका मोटिव जो भी रहा हो, कभी कभी लगता है कि इनको पीछे से किसी ने कंट्रोल भी किया, इनके माइंडसेट को चेंज किया। तो ऐसी विषय पे अभी हम लोग बहस न करके हम ये जाएं कि समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही जघन्य अपराध है। इस अपराध की भारत में तो कम से कम जगह नहीं इस तरह की। संदीप जी, यहाँ पर देखिए सर, जब ये लोग राजा का मर्डर करने के लिए पहुंचे थे और काफी ऊंची चढ़ाई इन्होंने की थी उस वक्त, तो इन्होंने मना कर दिया था मर्डर करने से। और हो सकता है वजह ऊंची चढ़ाई ना हो, डर हो, क्योंकि ये लोग आदतन अपराधी नहीं है। उस वक्त ये लोग घबरा गए थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी को नहीं मार सकते। लेकिन उसके बाद जब सोनम ने पैसों का लालच दिया, तब जाकर हो सकता है इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस मजबूरी में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे पूरा करना चाहते थे कि ठीक है पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर मर्डर कर दिया जाए। लेकिन ये सब हालात जो है ये भी कहीं ना कहीं इनको भी गौर किया जाएगा, इन पर भी सोचा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी सोनम थी। नहीं, देखिए, हम सोनम को, जो सोनम का कैरेक्टर है वो तो पुलिस अपना बताएगी कि सोनम की क्या क्या भूमिका रही। अगर सोनम की भूमिका स्पष्ट है कि सोनम ने ये सारा काम एक पति के साथ, अपने पति के साथ किया, तो ये तो पूरा विश्वासघात है। इसमें तो मृत्युदंड बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि पुलिस को ये सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। अभी पूर्व में मेरी बहन बोल रही थी कि इसके इन्वेस्टिगेशन कई पार्ट में हो रहे हैं, कई प्लेसेस पे हो रहे हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन कहीं भी हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके लिए सिर्फ इतना चैलेंज है कि इस केस को कैसे बनाए कि कल को ये इन सारे अभियुक्तों को प्रॉपर सजा हो पाए, प्रॉपर तरीके से। ऐसा ना हो कि ये कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक अच्छी स्टोरी तो बन गई, लेकिन जब निष्कर्ष निकला तो हम सब पश्चाताप करें। तो इसमें ऐसी स्थिति ना आए तो ये बेहतर है। लेकिन एक वकील के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये केस बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है, श्रेणी में आता है, क्योंकि समाज जो है कभी भी इसको, भारतीय समाज तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जो हम जिस भारत में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, आशीष भाई, कभी भी ये समाज ऐसी घटना को स्वीकृत नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कल मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक मेड आई सुबह, उसने अभी 3 दिन पहले अपनी बेटी की शादी की है, तो उसका हस्बैंड उससे बोला अभी वो गौने पे अपने घर पे रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सोनम निकल जाए। तो अभी ये एक ऐसी चर्चा बाजार हो गई और डर आ गया, पुरुष मानसिकता को काफी नुकसान हुआ है और ये समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा, बुद्धि सुलझ गई है और ये पुलिस सक्षम है हमारे देश की कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के जुल्म करते हैं, कारित करते हैं, उनको सबक सिखाए और आने वाले समय में ऐसी दोबारा कोई घटना कारित न हो। बिल्कुल, और अभी ये कोशिश की भी जा रही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हालांकि पूछताछ जरूर इसमें आगे बढ़ेगी, लेकिन हम लगातार अपने आकलन भी कर रहे हैं, जो कि तथ्य सामने आ रहे हैं उनके बिहाफ पर अगर बात की जाए तो। आशीष, यहाँ पर हम ये भी देख रहे, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से राज इंदौर में रुक जाता है, प्लानिंग तो ये थी कि वो भी शिलोंग जाएगा, तो कहीं ना कहीं राज के दिमाग में ये तो नहीं था कि वो फंस सकता है। उसने अपने बचाने के लिए ये भी एक पैतरा चला हो कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ इंदौर में और सोनम को जाने देता हूँ। प्यार व्यार तो खैर कहीं अब दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसे में उसने अपने बचाव के तौर पर कहीं ये कदम तो नहीं उठाया था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राज जो था, राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के सामने जरूर आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे शादी के दौरान जो राज कुशवाहा है वो राजा रघुवंशी के सामने नहीं आया होगा। अगर राज कुशवाहा वहां पर जाता तो जाहिर तौर पर राजा रघुवंशी जो है उसे पहचान सकता था, इसलिए राज कुशवाहा वहां नहीं गया। दूसरी अहम बात कि इंदौर में जो कमरा किराए पर रखना था, जब इस घटना को अंजाम देना था और उसके बाद सोनम को कहां रखना था, इसकी सारी जो प्लानिंग थी वो भी राज कुशवाहा को करनी थी। यही वजह है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि राज कुशवाहा जो था वो वहां पर नहीं गया कि वो पहचान में आ जाता। सबसे अहम इसमें बात ये रही कि सोनम के पास 4 मोबाइल फोन्स थे। 3 मोबाइल फोन अभी भी नदारत है, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहे। उनको रिकवर करने की इस पूरे मामले में कोशिश की जा रही है। तो जो अभी संदीप जी हमारे बोल रहे थे कि कहानी जो दिखाई जा रही है और जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। आपको सबूत देने होंगे, आपको बताना होगा कि ये सारे लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और किस तरीके से डॉट्स को आपको मिलाना होगा।
कहानी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब अदालत के पटल पर जाती है तो और जब अदालत के सवाल होते हैं तो उसमें जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी जांच एजेंसी जो 8 दिनों का समय मिला है, इसमें इन सारे पहलुओं को, जो डॉट्स हमारे मन में है, चाहे वो 16 दिन सोनम का ना होना हो, यानी 16 दिन वो कांटेक्ट में नहीं हो, ये सारे डॉट्स को मिलाना जरूरी है, क्राइम सीन को रिक्रिएट। एक बात हमें और समझनी होगी कि इनका प्लान ए हत्या करने का नहीं था, इनका प्लान ए ये था कि इस हत्याकांड को एक हादसे के तौर पर दिखाना। 22 मई को वो हादसा हो नहीं पाया क्योंकि जब वो लोग पहाड़ के ऊपर चले तो वहां पर अंधेरा हो चुका था और जहां से इन्हें धक्का देना था वो जगह एकदम अंधेरी में हो चुकी थी, इसलिए ये लोग वापस आ गए। तो ये शुरुआत में मारना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात जो अभी संदीप जी कह रहे थे, इस चीज पर भी अदालत गौर करेगी कि ये पहली बार के ऑफेंडर है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इन्होंने पहली बार किया और उनका जो एज है वो 25 के भीतर है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रूफ करने के लिए अभियोजन पक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अदालत उम्र भी देखेगी, अदालत आपका इतिहास भी देखेगी और अदालत मोटिव भी देखेगी। ये सारी चीजें अदालत के सामने जाएंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर जांच एजेंसी के लिए कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाना। बिल्कुल। और यहाँ पर मुक्ता, शायद ये कोशिश की भी गई सोनम की तरफ से, जिस तरह से हमारी जो गेस्ट है रेखा जी बता रही हैं कि उसने ये प्लान किया है, उसे लगा कि इंदौर में उसने कातिलों को चुना, यानी कि उसने सुपारी दी और उसके बाद शिलोंग में वो जगह चुनती है कहाँ पे मर्डर किया जाएगा, उसके बाद वापस आती है तो उत्तर प्रदेश में रुकती है। और पूरे तरीके से अगर इस कड़ी को हम जोड़े तो यहाँ पर ये देखिए 3 राज्यों की पुलिस तो इन्वॉल्व हो रही है, कैसे ना कैसे करके किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रही है तीनों ही राज्यों की पुलिस। और अब ये पेचीदा केस हो गया है, यानी इसमें जो टेक्निकलिटीज है उनको भी काफी ध्यान में रखा गया है। कहा आपने, देखिए किस तरीके से पूरी बहुत ही श्रूडली अगर हम कहें उसने पूरी प्लानिंग की, कोल्ड ब्लडेड एकदम थी, वो बहुत क्लियर थी कि उसको जो है मारना है, हत्या करना है या उसको गिरा देना है और उसको एक्सीडेंट बताना है, उसको अपने आप को बेसिकली विधवा साबित करना था। उसको ये लग रहा था कि एक बार वो विधवा हो जाएगी तो उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, ये एक थॉट प्रोसेस उसके अंदर चल रहा था। और जो बार बार बात आ रही है कि उसके परिवार को आइडिया नहीं था तो उसकी माँ को आइडिया था, उसकी माँ से उसकी लगातार जो है इस बात को लेकर कई बार जो है झगड़ा भी हुआ है। तो बाकी जो भी है उसकी प्लानिंग रही, 3 राज्य की पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन मेन जो मेन काम है या मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेघालय पुलिस पर है कि उसको जो है पूरे डॉट्स कनेक्ट करने हैं। और जिस तरह से अभी आशीष जी बता रहे थे कि सारे एविडेंसेस को प्रॉपर तरीके से अदालत में पेश करना है ताकि जो है केस जो है वो स्टैंड कर पाए। और जो आपने ये कहा कि सोनम की मां को इस बारे में जानकारी थी, अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम की मां को अफेयर के बारे में जानकारी होगी, लेकिन अफेयर किससे था, क्या इसकी भी जानकारी थी? क्या वो शख्स राज कुशवाहा ही था या फिर वो शख्स कोई और था? दूसरी बात आपने ये कही कि वो लगातार फोन पर बात कर रही थी, तो क्या घटना के समय भी उनको इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह की प्लानिंग करने जा रहे हैं? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राज कुशवाहा को अगर अफेयर की बात होती तो राज कुशवाहा को तुरंत वो अपने ऑफिस से निकाल देते। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगर पता होता तो वो उसको अपने ऑफिस में रखते। और मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट भी मेरी इस बात से तस्दीक करेंगे कि अगर राज के वो लेकर अगर होता तो कोई भी निकाल देता, बहुत सिंपल प्रोसेस, उसको निकाल देता या शहर से हटवा देता। लेकिन हो सकता है कि कोई तीसरा एंगल हो मुक्ता, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज। बिल्कुल, यानी कि अभी आप ये कहना चाह रहे हैं आशीष की कोई और एंगल, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है छठा कौन, वो भी इसमें शामिल हो सकता है और उस एंगल से भी हमें इसे देखना चाहिए। रेखा जी, आपको क्या लगता है, ये कितनी संभावनाएं आपको दिख रही हैं कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल हो सकता है? और जिस तरह की बात की जा रही है, जो सोनम की मदर के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो किसी और व्यक्ति को लेकर हुआ होगा, और जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कुछ अलग है और जो पीछे कहानी बन रही है वो कुछ और हो सकती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल आपने सही बोला कि इसमें इंक्लूड और सारे लोग हैं। और वो सारे लोग, जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन प्रशासन करेगी, बखूबी करेगी, बट मैंने वही बताया कि इसमें इतना इसमें वो बोलते हैं ना
कि इस कड़ियों को सबूत मिटाने में, जैसे फोन की अभी बात हुई, उसने जी। फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो एविडेंस इसने मिटा दिया है। और उस फोन को या फिर कॉल रिकॉर्डिंग के कॉल से इलेक्ट्रॉनिक सबूत जितने भी फोन से रिलेटेड है वो सबूत। और ये बात सोनम को पता है कि प्रशासन ये बोलते हैं नहीं वो उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा। जी। हम लोग अधिकांशतः जब कोई लीगल में काम करते हैं तो जुरिडिक्शन अगर हमारा अराउंड, मैं आपको अप्रोक्स बताऊं कि अगर 1 किलोमीटर क्या 1 हाथ भी आगे पीछे हो जाए तो प्रशासन बोलती मैडम ये तो हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं है, ये तो हमारा ये भी नहीं है। तो ये सारी अड़चनें कंटिन्यू आएगी। और रही बात की सोनम की फैमिली को तो ये सारी चीजें पहले से ही पता होगा, सोनम का नेचर क्या है। मैं चाहूंगी कि सोनम के जो भाई आके गोविंद अचानक से फैमिली में आता है, एंट्री करता है, वो राजा की मदर के साथ रोता है, सहानुभूति दिखाता है। वो उसको तो पता है ये जितनी अक्यूज्ड है 2025 से, तो इनकी तो मेडिकल होगी, जो जुवेनाइल में होंगे उनको जुवेनाइल में लिया जाएगा 21 के अंदर। बाकी जिनकी जो उम्र होगी जी। वो उसको आगे प्रोसीजर कोर्ट वो करेगी। लेकिन कोर्ट भी प्रोसीजर करेगी मैम, तो कोर्ट तो वही, तो उसकी भी तो बाउंडेशन हो गई कि यहाँ मर्डर होता है, यहाँ ले जाके रोका जाता है, तो यहाँ आके सरेंडर करते हैं। तो सोनम एक बहुत ही बड़ी अपराधी है, बहुत ही बड़ी अपराधी है। और मैं एक बार अंडर सेक्शन BNS भारतीय न्याय संहिता के बारे में बोलने पर मजबूर हूँ कि 103 सब सेक्शन 2 में अगर सोनम ने प्लानिंग भी की है और उसने ये कराया भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो फांसी से भी बच पाएगी। और उसने सबूत भी मिटाया है, तो 27 में गए, 8 सब सेक्शन में गए। तो ये सारी चीजों को जुटाने में प्रशासन को बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा और टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म होगा। बी पेशेंस, इस पेशेंस में प्रशासन को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। रही बात उसके परिवार को, तो परिवार वाले को मैं बोलूंगी कि अगर पता है बच्चे, अगर हमारे बच्चे, समाज और परिवार, अगर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी के साथ अफेयर में 1 ईयर से अफेयर में रह रहे हैं, वो राज कुशवाहा के साथ रह रहे, राज उसके घर आता है, उसको राखी बांधता है, भाई बहन है, तो ये परिवार का बढ़ चढ़ के बढ़ावा है कि अपने बच्चों को जो हम साथ दे रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगी, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। सोनम का जो भाई है इस तरीके का एक्ट कर रहा, उसको तो अपनी बहन के बारे में पता होगा ना कि राज के साथ, अगर वो भी बोले कि वो भाई था, ऐसा उसके रेखा साथ जी, हाँ लेकिन जी। यहाँ पर ये देखिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सोनम का भाई है उसको भी पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, भाई बहनों को अपनी जो आपसी बातें हैं पता होती हैं, लेकिन यहाँ पर सोनम के भाई ने मना कर दिया, उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने कहा कि सिंपैथी यहाँ पर दिखाई जा रही है सोनम के भाई के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि ये भी जो बात है, ये जो जेस्चर है, ये भी केस को अफेक्ट करेगा, इससे भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो जाके कि मैं सजा दिलाऊंगा, मीडिया के सामने आप आके गिल्ट फील कर रहे हो, जी। गिल्ट फील कर रहे हो, तो आप एविडेंस जुटाने में प्रशासन की सहायता करो ना। आप तो सहानुभूति दे रहे हो इसी तरीके से, इस केस को गुमराह कर रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। इतनी बड़ी बात आपको कैसे नहीं पता थी? क्या आपकी बहन नाबालिग थी? वो बालिग हो चुकी थी और अपने छोटे उम्र के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। और इसमें मैं ये बोलूंगी कि इसमें जो जितेंद्र है, कुशवाहा जितेंद्र है, आई थिंक वो भी काम करता था, उससे भी प्रशासन को पूछताछ करनी। जितने लोग आते हैं, शिवानी है, दोस्त है सोनम की, जो सोनम के बारे में इतनी अच्छी बताती है कि सोनम के भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा करने वाली है सोनम, ऐसा करती तो मैं वैसा करता ही नहीं। मैं पूछती हूँ आपसे कि आपको कैसे पता नहीं है कि आपकी बहन ए या जेड या आपका बेटा ऐसा करने वाला था, ऐसा ही करने वाला था? आपने क्यों जबरदस्ती ये शादी कराई किसी बेटे की निर्मम हत्या ली? क्या आप मीडिया में नहीं देखती थी? क्या आप यूट्यूब चैनल, क्या आप मोबाइल नहीं यूज करती थी? या क्या आप अपनी बहन और बेटी के बिहेवियर से, क्या उसकी मेंटेलिटी से, क्या वो आज तो आती नहीं है? माइंड तो उसका था ही। जिस जिस डिबेट में बातें उसकी चर्चा चल रही है कि पहाड़ पे लेके गई, ये चारों अपराधी फर्स्ट टाइम, लेकिन इन्होंने अपराध तो कर लिया मैडम, ये तो बहुत बड़े अपराधी बन गए। ये तो एक रेपिस्ट भी रेप करने में सोचता है कि मैं रेप कर, लेकिन ये मर्डर करने में, मर्डर तो ये उससे भी बड़ा ये अपराधी हो गए। इनके किसी के जैकेट मिल रहे हैं, किसी के कपड़े घर से बरामद हो रहे हैं। तो ये पुलिस, अगर प्रशासन गुमराह होती है तो ये इन स्टेटों का, वो उससे इन्वेस्टिगेशन, वो उससे जितने एविडेंस
एविडेंस जुटाने में इतने टाइम लगेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि इस केस को प्रॉपर एक टैकल रूप से स्टैंड पर लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से अब इस पूरी कड़ी को हम जोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, और आशीष यहाँ पर ये भी समझना होगा कि आगे किस दिशा में ये केस जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी केस पेचीदा हो जा रहा है। और पहले जो सिंपैथी थी सोनम के प्रति की, हो सकता है सोनम के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। अब जब सारे खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं तो लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि राज जिसके साथ भाई बहन का संबंध था, 5 महीने की ही यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बात भी कही जा रही है, तो क्या इतने कम समय में इतनी बॉन्डिंग हो सकती है कि कोई भी पत्नी अपने पति का कत्ल कर दे? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि क्या, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि क्या महज राज एक मोहरा है? क्या राज को एक मोहरे की तरह सोनम ने इस्तेमाल किया है, या वाकई इन दोनों के बीच में प्यार था? प्यार होता तो शुरुआत की पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। इतने सारे मैंने केसेस देखे हैं, उसमें कभी भी जब भी अगर इस तरह के कत्ल में प्रेमी और प्रेमिका इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। हो सकता है कि ये केस अपवाद हो, इसके लिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या कोई छठा व्यक्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जो अलग अलग डॉट्स है, उन डॉट्स का मिलाना बेहद जरूरी है ताकि चार्जशीट मजबूत की जा सके। तीसरी अहम बात यह है कि 16 दिन सोनम कहां थी, सोनम कहां कहां गई, और इन 16 दिनों में उसकी मदद किसने किसने की, कौन कौन वो शख्स है। चौथी अहम बात, क्या इन 4 लोगों के अलावा भी कोई जानता था कि सोनम जो है वो जिंदा है? यानी ये 3 जो आरोपी पकड़े गए हैं और सोनम के अलावा, यानी 4 राज के अलावा, क्या कोई जानता था कि सोनम जिंदा है? अगर वो जानता था तो वो शख्स कौन था? इन 16 दिनों में क्या किसी ने सोनम की मदद की है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है कि इन 8 दिनों की पूछताछ में जांच एजेंसी निकलवा लेगी। और ये 3 फोन का रिकवर होना बेहद जरूरी है। 3 फोन आखिर कोई क्यों रखेगा? एक फोन, दो फोन समझा जा सकता है, लेकिन 3 फोन, बाकी 2 फोन किस लिए रखे गए थे? तीसरा फोन किस लिए रखा गया था? ये सारे सवालों के जवाब मिलने जाती बाकी है, तभी ये डॉट्स कनेक्ट हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ना कोई है जो मददगार है, जो अभी पर्दे के पीछे है। जहां तक रहा सोनम का भाई का सवाल, तो मुझे नहीं लगता है कि सोनम के भाई को पूरी कहानी पता हो सकता है लव अफेयर के बारे में पता हो, लेकिन ये घटना हो करेंगी, हत्या करेंगी, ये चीजें मुझे नहीं लगता कि सोनम के परिवार वालों को पता होगी। लेकिन अगर ये पता था कि राज के साथ उसका अफेयर था, तो सवाल ये उठता है कि फिर राज को काम पर क्यों रखा? एक बहुत बड़ा सीधा सा सवाल है। अगर पिछले 5-6 महीनों से अगर राज जो उनके यहाँ काम का अफेयर थे और राज के बारे में अगर सोनम ने अपनी मां को बताया है, तो राज को काम पर क्यों रखा गया था? सबसे पहला काम यही होता है कि राज कुशवाहा को नौकरी से निकालना। नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया? इसका मतलब उस शख्स के बारे में, नाम के बारे में परिवार वालों को पता नहीं, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और शेखर जी, वाकई बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 16 दिनों तक जो सोनम है वो कहाँ रही है, किसने मदद की है, क्योंकि वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकती है। बात ये भी सामने आ रही है, 2 दिन इंदौर आई थी तो चलिए ठीक है, बाकी 13-14 दिन कहाँ रहती है सोनम, ये भी अब जांच का विषय है। कौन उसे मदद देता है, कैसे खाना पीना करती है, क्योंकि जब ढाबे पर आती है तो एक तरह से ये सब क्या प्लॉटेड हो सकता है, ये जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश की देखिए किस तरह से लाचार सी सोनम मिल गई है ढाबे पर और उसके साथ लूटपाट की घटना हो गई है। और जो भी ड्रामा चल रहा था, वो क्या ये पुख्ता करने के लिए सोनम ने गाजीपुर में अपने आप को एक ढाबे पर ले जाकर वहां पर खुद को मौजूद किया और ये दिखाया कि देखिए मैं यहाँ पर हूं और मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, ये सब प्री प्लान्ड था, ये माना जाए? देखिए, इसमें सोनम का जो कंडक्ट है, जैसा आशीष जी ने बताया कि सोनम की पहले मीटिंग भी हुई थी एक कैफे में मेघालय जाने से पहले, तो उन सारी बातों से ऐसा लगता है कि ये मास्टरमाइंड ये है, राज जो है एक मोहरा था इस पूरे मामले में। और इसमें एक बड़ा मानवीय पहलू बहुत एक अलग सा है जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक तरफ तो सोनम, राज कुशवाहा और वो बाकी 3 आरोपी हैं जो एक व्यक्ति की जान तक ले सकते हैं। अच्छा, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पहला ऑफेंस, और उसमें ये हत्या तक की बात ये सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनम का भाई है जो वहां पर जाता है उसके परिवार में और वहां जाकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि सजा दिलाने की बात कर रहा है सोनम को। एक ही परिवार के दोनों भाई बहन हैं और दोनों के कंडक्ट में कितना डिफरेंस है।
तो ये समाज में एक तरफ जहां हिंसा वो लोगों के मन में वो बढ़ती जा रही है कि आप इतना एक्सट्रीम स्टेप किसी की व्यक्ति की जान ले लेना वहां तक पहुंच जाते हैं और इतनी छोटी उम्र में पहुंच जाते हैं। एक बार को राज और सोनम के पास तो मोटिव था, लेकिन उन 3 लोगों ने जिनका कोई पास्ट नहीं है क्राइम का, वो किसी की हत्या तक कैसे पहुंच रहे। और दूसरी तरफ एक भाई जो है वो पहले सोनम को ढूंढने वहां गया और पूरी उसने मशक्कत करी। उसके बाद जब पता लगा तो उसके बाद जब सोनम के फोटो फाड़े जा रहे थे, उसने हिम्मत करके उस परिवार में जाके संवेदना व्यक्त करी और ये बोला कि अगर उसने किया है तो उसको सजा मैं दिलवाऊंगा। इन दोनों कंडक्ट में समाज के 2 अलग-अलग पहलू दिखते हैं और हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मानवीय संवेदनाएं अगर इस तरीके से कमजोर होती जा रही है कि लोगों में हिंसक प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि वो तुरंत किसी की हत्या करने तक पहुंच रहे हैं, किसी के कहने पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये आजकल जो स्कूलिंग हो रही है, जो कॉलेज में जो पढ़ाइयाँ हो रही है, उन पढ़ाइयों में सब्जेक्ट के अलावा इस चीज पे भी तो ध्यान दिया जाए। जी ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और संदीप जी, इन पहलुओं पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि वाकई ये बात सही है कि आज जो हमारे जो संस्कार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग हो चुके हैं और जो मनी माइंडेडनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर फैसले लेने की क्षमता नहीं है। सिर्फ अगर दिखता है तो उन्हें पैसा दिखता है और ये भी एक बड़ा प्रभाव है जिसके चलते क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे वाकई ये वजहें हो सकती हैं? अनम्यूट कर लीजिए संदीप जी। कानून का जो संतुलन है वही लोकतंत्र की जो है रीढ़ है। और ये जो पूरी स्टोरी हम देख रहे हैं, इसमें अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे ये भी कभी कभी लगता है कि जब ये सोशल मीडिया का युग आया है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये भी हो सकता है कि इसका जो एक मास्टरमाइंड अभी वो पकड़ा ना गया हो और वो बैठ के इन सबको हैक करके और इन सबसे ये काम करवा रहा हो। इन पे प्रेशर, जो बड़े माफियाज होते हैं कभी कभी वो कंट्रोल करते हैं और दूसरे से वो काम कराते हैं। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो वो माफिया जो मास्टरमाइंड है, मुझे नहीं लगता कि सोनम मास्टरमाइंड हो सकती है। हो सकता है कि सोनम भी हैकर द्वारा हैक की गई हो। आज कुछ भी संभव है। आज का जो दुनिया है उसमें कुछ भी संभव है और उसको विवश कर दिया गया हो कि वो ये काम करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन एक तो बात तय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस केस में, जो हम सबको अचंभित करती है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या? सोनम रघुवंशी का जो अपराध है, ये कानून की दृष्टि से न ये नियोजित है बल्कि निशंक हत्या की श्रेणी में आता है। और जो सामाजिक संस्थाओं के मूल जो भावनाएं हैं, विवाह और विश्वास, उसको ये तोड़ता है। तो आज कानून के पास अवसर है। कानून को साक्ष्य के आधार पर कठोर निर्णय लेना होगा। रेयर केस इसको सिद्ध करना होगा आयोग को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि इन जैसे मुलजिमों को मृत्युदंड मिले। इसके साथ ये भी नियोजित करना होगा कि कोई भावनात्मक या पूर्वाग्रह से ऐसा कार्य न हो जिसमें जो कानून के सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो। तो हमें लगता है बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि ये अगर ये नए बच्चे हैं, इन्होंने आज तक अपराध नहीं किया, तो कोई तो है जो बैक से इन सबको कंट्रोल कर रहा था, इनसे करवाने पे इनको विवश कर रहा था। और देखिए, हम अगर 2 लोग खड़े हैं आपस में और 3 अपराधी साथ हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि सोनम कह रही मार दो, मरा नहीं, मार दो, हाँ, मार दो, मार दो। तो पति के सामने पत्नी है ना, पत्नी इस तरह की बात उसको कह रही है और उसके अंदर थोड़ी भी दया नहीं है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो कह रहा है कि मारो, नहीं तो हम हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर दे। तो कभी कभी व्यक्ति अपना भी जान बचाने के लिए सामने वाले की जान ले लेता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छा होने वाला है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पे हमें विश्वास करना होगा और न्यायालय के शरण में सब लोग हैं, इसमें न्याय होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें लोगों न्याय मिलेगा।
बिल्कुल। रेखा जी, क्या वाकई माना जाए कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है, जो कि जिस तरह से यहाँ पर संदीप जी बता रहे हैं कि शायद सोनम भी किसी के हाथों की कठपुतली हो, कोई पीछे ऐसा हो जो ये चाहता हो कि सोनम ये काम करवाए और उसका फायदा उस व्यक्ति को हो। आपको कितनी संभावनाएं लग रही हैं इस केस में? मैम, मुझे तो नहीं लगता है इस केस में सोनम ने ही सारा प्लान रचा है। और क्योंकि सोनम ने ही राजा से शादी की, सोनम का ही लव अफेयर की बातें चल रही है, सोनम ही अपने भाई के कंपनी का कारोबार संभालती थी, और राज जो है ट्रांजैक्शन का, पैसों का लेन देन, और इसमें जितेंद्र कुशवाहा भी एक वर्कर है, वो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे। हाँ, सर ने ये बात बोला है कि पैसों के लिए, तो ये जितने चारों अक्यूज्ड है, हमारे पास रिमोट है, रिमोट की क्या है, रिमोट में सेल भी लगाते हैं, अगर रिमोट में आप सेल ना लगाओ तो वो रिमोट बेकार है। तो ये जो रिमोट की बैटरी सेल की बात करें, तो बैटरी तो सोनम ही है, मैन अक्यूज्ड सोनम है, जिसको मास्टरमाइंड बोलिए या फिर माफिया बोलिए। ये बात कल ना कल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रिटिकल हो गया है, और इसमें प्रशासन का ही इसमें वर्क है, अपराधियों का कोई वर्क नहीं। सोनम ने तो पूरा ये फिल्मी स्टाइल में इसको मर्डर अच्छा किया रेखा है। जी, सारे पिता केस जो को है सोनम के अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो शुरू से ही कह रहे हैं मेरी बेटी निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती, जबकि कबूलनामा हो चुका है। लेकिन अभी भी जो पिता का प्यार है वो उन्हें ये बोलने पर मजबूर कर रहा है कि सोनम ऐसी नहीं है, और उन्होंने मेघालय पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल सही बोल रही। कोई अपने बच्चे को, वो बोलते हैं ना कि जब मुंह जलता है तो दही भी फूंक के पीते हैं, वो केस में यही हो रहा है। क्या है, आपको लगता है कि किसी अन्य पर्सन के साथ भी ऐसा हो तो बोलेगा कि मेरा बच्चा अक्यूज्ड है? नहीं, क्योंकि सोनम एक लड़की है, महिला है। अब महिला का काम क्या होता है? घर संभालना होता है। और इसमें, हाँ सर आप बोलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि सोनम ने क्या है कि पहले से बहुत ही पुख्ता तरीके से प्लान बनाया। उसको लिटिगेशन का पता था कि क्या क्या हम सबूत छोड़ेंगे, क्या क्या सबूत, कैसे हम पुलिस को गुमराह करेंगे, कैसे पुलिस तो ये जुरिडिक्शन का मदद तो हवाला उसे देगी। किसी कानून के जानकार ने दी होगी, या ये खुद की उसकी रिसर्च रही होगी? हाँ, खुद की उसकी रिसर्च, क्योंकि उसके पास 3 फोन की बात की जा रही है। 3 फोन ना हो तो और भी फोन हो। और अब भी रही बात है कि सोशल मीडिया नेटवर्क कितना ज्यादा लार्ज ये है कि सारे क्राइम उस पर दिखाया जाता है कि कैसे क्राइम को ऐसे ना ऐसे सक्सेस करे ताकि हम फांसी से बच जाए। कस्टडी हो, उसको कस्टडी हो, क्योंकि वो 20 लाख इसमें सुपारी की भी बात हो रही है, देख गई है, उसके ज्वेलरी। ये राजा के फैमिली, उसकी मदर फादर, वो लोग इनोसेंट थे। उन्हें नहीं पता था कि अपने बेटे को एक खूनी, यानी खूनी पत्नी, कातिल है, उसके साथ भेज रहे। अगर वो लोग जरा भी अलर्ट हो जाते मैम, तो इतना बड़ा हादसा होते होते बच जाता। बिल्कुल, यानी अंधविश्वास जो किया था बहू पर, वो कहीं ना कहीं धोखा देने का बड़ा कारण बन गया है। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर बोलिए। अभी भी देश में हजारों की संख्या में रेप के केस पुरुषों पे चल रहे हैं, जहां लड़की भी नहीं है और चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, बेल नहीं मिल रही, लोग भाग रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग संभावित किसी को भी तुरंत मान लेते हैं कि यही अपराधी है, लेकिन अपराध जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तो अपराधी नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में जो ये छोटे बच्चे हैं, 20 साल 25 साल की उम्र वाले, ये जो एडिक्शन है इनको सोशल साइट्स का या फिर फेसबुक का या जो भी सोशल साइट जितने चल रहे हैं, वो एडिक्शन के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नॉर्मल देखा जाए कि ये साथी अपराधी होते तो इतना फोन इस्तेमाल ही नहीं करते, वो फेंक देते। दूसरा, जब तीनों साथ थे जो अपराध करने वाले लोग, है ना, तो वो वहां से ऐसे भी जा सकते थे। मुझे लगता है कि इसमें कोई है, जो आदमी है वो अभी सामने नहीं आया है, और वो सामने आना उसका बाकी है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे आशीष भाई कह रहे थे कि कोई ना कोई एक है, तो मुझे लगता है कोई ना कोई इस पूरे इश्यूज को कंट्रोल कर रहा था और इनसे वो करवाया गया, और ये करने पे विवश हो गए। क्योंकि एक स्टोरी आ रही है, एक दिन पहले भी हत्या की बात हो रही थी, वो शायद विफल हो गई, धक्का नहीं दे पाई। वो तो चले जाइए, मूवी हमारे पास कई ऐसी मूवीज हैं, बाजीगर आई थी जिसमें दिखाता है कि ऊपर से धक्का दे। तो ये सब चीजें तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम जब नजदीक जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के पास, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, तो एक आदमी जरूर है जिसने पैसे भी प्रोवाइड किए होंगे, जिसने सारे लोग, यानी जो मास्टरमाइंड दिख रहे हैं वो मास्टरमाइंड कम है, लेकिन इनके पीछे जो इन्हें खेल खिला रहा है वो कोई और है। शेखर जी क्या कहेंगे? एक बड़ा चेहरा भी आना बाकी है। देखिए, जो भी शातिर अपराधी है
वो हमेशा से अपराध करते इसलिए है, करते समय उनके मन में ये रहता है कि एक नैरेटिव, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो नैरेटिव क्या बनवाना है। मैं संदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अक्सर क्या होता है कि जिस चाकू से हत्या होती है उसकी जगह अपराधी अरेस्ट होने के बाद कोई दूसरा चाकू रिकवर करा देता है, और जल्दबाज अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तो वो उसी को जब अदालत में ले जाता है तो पता लगता है इस चाकू से तो हत्या हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। उस तरीके और का इस वुंड केस आएगा ही नहीं में बॉडी बॉडी पर। के पास जो जी। वेपन है वो मिला है, और ये सबसे बड़ी भूल और चूक जी। हो सकती है किसी भी हत्यारे की, कि हत्या करने के बाद अपना एविडेंस वहीं छोड़ दिया है। सर समय इतना ही है, बहुत बहुत जी। धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी तो- का। और अभी ये फिलहाल केस आगे बढ़ रहा है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े खुलासे होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा खुलासा भी होगा जो सबको चौंका देगा।